नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल G9 स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, पिछले बार वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संविधान पर और संविधान लागू होने से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए उन अधिनियमों के बारे में जिनके तहत देश की राज्य व्यवस्था चलाई जा रही थी। तो पिछले वीडियो में हमने 1853 के चार्टर अधिनियम तक चर्चा कर ली थी, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी के आगे 1858 के भारत सरकार अधिनियम की, जहां से कंपनी का शासन समाप्त कर शासन का दायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1858 भारत सरकार अधिनियम, जहां से शुरू होता है ताज का शासन, यानी ब्रिटेन संसद का शासन। 1858 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, जो क्राउन का प्रतिनिधि था। उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की। इस घोषणा के महत्वपूर्ण बातें निम्न थी। भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना घटी। यह 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया, और दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, अर्थात बंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न है। गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। अब इस परिषद में कम से कम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। उनमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना जरूरी था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। दूसरा है इसका परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्य के सीमित निर्वाचन की शुरुआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की। इसके बाद आता है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फरवरी 1909 में नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था पृथक निर्वाचन व्यवस्था का। तो पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की नियुक्ति की गई। विधायिका के क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंधी और देशी रियासतें। इसके बाद आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन थे केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनीय विधान मंडल ने ले लिया। यानी दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद को हटा दिया गया और उसके स्थान पर राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनीय विधान मंडल ने का स्थापना की गई। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार किया गया। 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे, वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था, जबकि हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी। 1919 के अधिनियम के धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के कारण कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। अब पढ़ते हम साइमन आयोग के बारे में। तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन किए और इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया है, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लगभग 70% जो प्रावधान है वो ऐसे के ऐसे ही शामिल कर लिए गए थे बिना किसी परिवर्तन के। तो आइए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। यानी देशी रियासतें वहां के राजाओं की इच्छा पर ही शामिल हो सकती थी, अन्यथा नहीं। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्री परिषद को सौंपा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य शासन परिषद उच्च सदन था तथा केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन था। प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया।
और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। यानी अब मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दी गई थी। इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 नए प्रांत बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 30 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं सप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने वायसराय पद को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर 2 ही डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पदों का सृजन किया। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में विधानसभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में नया संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। यानी दोस्तों जब तक देश का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो दोनों ही डोमिनियन थे भारत और पाकिस्तान, वहां भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था के कार्य चलाए जाएंगे। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया तथा इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन के संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में पढ़ा और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया था तथा उसे किस प्रकार लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।